खबर पहले भी आ चुकी थी, इस बार जोरों शोर का इजाफा हो गया था। मोती महल में लगने वाली आग और राजन की मौत के बारे में खबरें मौजूद थीं, लेकिन इनके तेवर बदल गए थे। जब तक वो जिंदा था उसे मुअज़्ज़ज़ और शरीफ शहरी करार दिया जाता था। इसके मरते ही अखबार वालों ने उसका माजी उछालना शुरू कर दिया था। यकायक इनकी बेनाई तेज हो गई थी और इन्हें माजी करीब में होने वाले बहुत से मुनज़्ज़म और बड़े जराइम में राजन का हाथ नजर आने लगा था। धौंस, धांधली, ताकत और साजिशों के बल पर भरपूर जिंदगी गुजारने वाले दोनों साथी यकसा अंजाम से दो चार हुए थे। सोबराज की मौत रिकॉर्ड पर नहीं आई थी, मगर इसके करतूत हर एक के सामने आना शुरू हो गए थे। राजन की मौत की तस्दीक हो गई थी, इसके खिलाफ दिल खोलकर भड़ास निकाली जा रही थी। दोपहर के 12 बजे गैर मुतवक्का तौर पर डान का फोन आ गया। उसके लबो लहजे से जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने नहायत पुरतपाक लहजे में मेरी मिजाज पुरसी की, फिर बोला, तुमने फैसला कर लिया कि यहाँ से चले जाओगे? हाँ, मेरी कुछ ज़ाती मजबूरियाँ हैं, मुझे जाना होगा, मगर मेरा वादा है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। तुम्हारे पास साल 6 महीने रहकर मैं इतना कमा सकता हूँ जो पाकिस्तान में रहकर उम्र भर हासिल नहीं हो सकेगा। फोन पर डान के बेसाख्ता कहके की आवाज़ गूंजी। मेरे कानों ने पहली बार उसका कहका सुना था। वो कह रहा था, मालूम होता है कि तुमने फुर्सत में इस मौजू पर खासी दिमाग सोजी की है। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रुको। अगली बार आओ तो अपनी औरत को साथ न लाना। औरत का साथ इंसान को बहुत कमजोर कर देता है। तुमने मेरे दिल की बात पढ़ ली, मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा। अगली बार मैं अकेला आने का फैसला कर चुका हूँ। तुमने अपनी वापसी का मामला चौफान के सपुर्द कर दिया है। ये तुम्हारा और उसका मामला है। मैं बार बार तुम्हें नहीं बता सकता कि बेपरवाही उसके खमीर में शामिल है। डान ने अपनी साजिश की दाग बेल टाल दी। अब इसके पीछे लगकर अपने टिकट और पासपोर्ट जल्द ले लेना। नशे में उसने ये चीजें कहीं छोड़ दी तो उसे मरकर भी याद नहीं आएगा कि इसने तुम्हारी चीजें कहाँ छोड़ी होंगी। तुम लटक कर रह जाओगे। डान, मुझे ऐसी बद्दुआ न दो, वो इतना गैर जिम्मेदार भी नहीं है। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इस वक्त मैंने तुम्हें दावत देने के लिए फोन किया है। कल रात चौफान तुम्हें ले आएगा। अपनी औरत को जरूर साथ लाना। वो गजालों को बार बार औरत कह रहा था। चौफान को मैं इस तहकीर अमेज अंदाज पर छाड़ चुका था। डान को कुछ कहना मेरे बस से बाहर था। मैंने ऊपरी दिल से कहा, हम जरूर आएंगे, हो सके तो एक काम भी कर डालो। डान ने सरसरी लहजा में कहा, हुक्म दो, मैं जब तक यहाँ हूँ हर काम के लिए हाजिर हूँ। पाकिस्तानी जोड़ा नहीं बल्कि एक मर्द और एक औरत, इनका भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। बैंकॉक में हजारों होटल और गेस्ट हाउसेस बिखरे हुए हैं। मेरे आदमी इनकी तलाश में लगे हुए हैं। पता नहीं चल रहा कि वो सयाम कॉन्टिनेंटल से निकलकर कहाँ गायब हो गए। तुम भी अपने तौर पर कोशिश करो। तुमने इनको ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने पूरे खलूस से उसे यकीन दिलाया। तुम्हें इनके क्वाइफे याद है ना? अकबर खान और रीटा एफ हैरिसन, वो मुझे सब याद है डान। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, तुमने मेरे सामने चौफान को इनके बारे में हदायत दी थी। वेरी गुड। डान की सताइशी आवाज आई। ये काम हो जाए तो कल के जश्न का मजा दोबाला हो जाएगा। मर्द को औरतें घेर लेंगी, औरत मर्दों के नरगे में होंगे। हमारे पसमानदा कबायली इसे तागूती रक्स कहते हैं। ये दुश्मन के गिर्द नाचा जाता है। मैं इससे ज्यादा तफसील सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने एक मरतबा फिर नरमी से उसकी बात काट दी। डान, आज तुम सनसनीखेज बातें कर रहे हो। मैंने सुना था कि तुम औरतों की बहुत इज्जत करते हो। अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया तुमने। मैंने औरत को हकीर, कमतर और कमजोर समझकर हमेशा मुआफ किया है। उसकी आवाज तकब्बुर आमेज होगी। इस पर रहम किया जा सकता है, इसकी इज्जत नहीं की जा सकती। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं औरतों की इज्जत करता हूँ? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, यह मेरा अंदाजा था। मैंने संजीदगी से कहा, अच्छा हुआ कि तुमने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। कमजोर समझकर रहम खाने और इज्जत करने में बहुत फर्क होता है। इज्जत बड़ों या बराबर वालों की जाती है। इस वक्त डान चबा चबा कर बोल रहा था। इक़्तिदार का नशा उसके लबो लहजे से झलक रहा था। उसने मेरे जवाब में छुपे हुए हल्के से तंज को समझने की जरा भी कोशिश नहीं की। तुम्हारी हर बात में हिकमत पोशीदा होती है। मैंने कोई नई तलखी पैदा करने के बजाय उसकी हाँ में हाँ मिलाने में आफियत जानी। मैं वो संभाला लेने के बजाय कोई कड़वी बात कह देता तो डान का मिजाज बरहम हो सकता था। अपने से कम रुतबे वालों की कोई इज्जत नहीं करता। मैंने अपनी बात पूरी की। कल तुम तमाशा देख लेना, वो बोला। वहां बहुत बड़ी भीड़ नहीं होगी, सीधा सीधा लोग आएंगे। इनमें कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें मैंने जानबूझ कर नहीं बुलाया, मगर वो आएंगे ताकि मुझे अपनी कुर्बत और वफादारी का यकीन दिला सके। ऐसे लोग चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले होते हैं। इनसे तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। मैंने रस्मी लहजा में कहा, मैं ये सब खेल जानता हूँ। दुनिया को नचाने वाले अब मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचेंगे। इस तमाशे की झलक कल रात को नजर आ जाएगी। शायद डान ने वाकई मुझे मदऊ करने के इरादे से फोन किया हो।
मगर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसने मेरी गलती की निशानदेही करने के लिए फोन किया हो। चाउफान मुझे डान के इरादे से बाखबर कर चुका था। चाउफान की गैर जिम्मेदारी पर जोर देकर डान ने गोया अपना फर्ज पूरा कर दिया था। चंद रोज बाद वो मुझे दोनों पासपोर्ट गुम होने की खबर देता तो साथ ही ये टेप का बंद भी दोहरा देता कि चाउफान के बारे में वो पहले ही अपने अंदेशे का इजहार कर चुका था। मैं डान के सामने शिकायत का एक लफ्ज भी अपनी जुबान पर लाने के काबिल न रहता। चंद सानियों तक इधर उधर की बातें करने के बाद डान ने फोन बंद कर दिया। डान अपना काम निकाल लेने के बाद शरारत पर तुला हुआ है, तो आप इस बारे में क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? खजाना ने पूरी रोदात सुनकर कदरे हैरत के साथ कहा। इसकी पार्टी खत्म होने से पहले हम थाईलैंड की सरहद अबूर करके कंबोडिया में दाखिल हो चुके होंगे। खबर निकल जाने के बाद डान जो चाहे करता फिरे, इससे हमें क्या नुकसान पहुंचेगा? अब वो पुराना डान नहीं रहा, मैंने धीरे से कहा। वो मोजी हो गया है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ हो गई और डान को हमारा सुराग मिल गया तो वो हमारी जिंदगियां आजाब बना देगा। यह खतरा पहले भी था, अब भी है। डान से होने वाली गुफ्तगू के बाद इसमें कोई नया इजाफा नहीं हुआ। जो आप परेशान हो रहे हैं, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैंने जरा झुंझला कर कहा। पहले बात खुली नहीं थी। डान से लिहाज व मुरव्वत की उम्मीद की जा सकती थी, अब वो खुलकर सामने आ गया है। उसने चाउफान की गैर जिम्मेदारी का जिक्र करके ये साबित कर दिया है कि पासपोर्टों की खुर्द बर्द के बारे में चाउफान ने मुझसे गलत बयानी नहीं की। वो पासपोर्ट गायब करके मुझे अपना कैदी बनाना चाहता है। उसे हमारे फरार की जरा भी सुनगुल मिल गई तो कम अज कम मुझे कुचल देने की भरपूर कोशिश जरूर करेगा। यूं समझो कि अब उसके साथ मेरी सर्द जंग का आगाज हो चुका है। ये काफी है कि ये सर्द जंग ज्यादा लंबी नहीं होगी। कल रात इसका खात्मा हो जाएगा। यहाँ से निकल जाने के बाद आप इसके चुंगल से आजाद हो जाएंगे। तुम ये सोच सकती हो, मेरे लिए फर्ज करना मुश्किल है। बहुत सी छोटी छोटी बातें तुम्हारे इल्म में नहीं है, इसलिए तुम खुशगुमानी में मुब्तला हो। आप इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में आए हुए हैं। गजाला ने मतानत से कहा, छोटी और बड़ी हर अहम बात मुझे बता दें ताकि मैं आपको बेहतर मशवरा दे सकूं। यह हम सब के लिए बहुत खतरनाक मरहला है। जरा सी चूक हुई तो सब मारे जाएंगे। डान के सारे रवाबत बहुत तेजी से इस्तवार हो रहे हैं। मैंने चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद कहना शुरू किया। चाउफान बता रहा था कि इमिग्रेशन के महकमे का सर डान का पुराना दोस्त है। डान मेरे बारे में उसे हदायत दे चुका था। अगर मैं खामोशी से बैंकॉक से रवाना होने की कोशिश करता तो इमिग्रेशन वाले किसी भी बहाने मुझे सफर करने से रोकते थे। आपने पासपोर्ट लुटा दिए हैं, अब ऐसा कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। मैंने खामोशी से गजाला की आंखों में झांका, फिर कहा, तुम दुरुस्त कह रही हो, लेकिन इससे यह बात जाहिर हो रही है कि डान का असर रसूख बहुत ज्यादा है। वो कंबोडिया में भी हमें तलाश कर सकता है। थाईलैंड के कुर्बो जवार के मुल्कों में हम ज्यादा देर तक इससे नहीं बच सकेंगे। यह मसला वाकई गंभीर है। सफरी दस्तावेजात के बगैर हम वहां से कैसे निकल सकेंगे? इस बार हमारे पासपोर्टों की तैयारी में जलाल को क्या मुश्किल पेश आ रही है? पासपोर्ट बन चुके हैं, इनका कोई मसला नहीं। सारी दुश्वारी वीजा के हसूल में पेश आ रही है। मैंने जोर देकर कहा, हमारे लिए मुतअद्दिद मुल्कों का वीजा जरूरी है। बाज ममालिक ने वीजा के अजरा का तरीका पेचीदा बना दिया है, जिसके बायस देर हो रही है। अब पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो गई। वो एक गहरा सांस लेकर बोली, पासपोर्ट बनवाना जलाल के बाएं हाथ का खेल था। सारी दुश्वारी वीजा की है। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैंने फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इसे एक बार फिर बात करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ से रवानगी अटल है। हमारे पासपोर्ट ताखीर से आते हैं तो तारीख को कंबोडिया तक तोड़ लगानी होगी। जब तक हम थाईलैंड की सरहदों से 10-5 हजार मील दूर नहीं निकल जाते, डान का खतरा हमारे सरों पर मंडलाता रहेगा। वो नुक्ता मेरे जहन में इतना वाज़ेह नहीं था। गजाला से होने वाले सवालों जवाब में बात से बात निकलती रही और वो नतीजा सामने आ गया। कंबोडिया इस इलाके का एक अफलास सदा मुल्क था। चाउफान ने इस मुल्क के सरहदी पासबानों की बदउनवानियों और रिश्वतखोरी की जो तस्वीर पेश की थी, इससे ये उम्मीद पैदा हो चली थी कि कंबोडिया में रकम खर्च करके बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। लेकिन ऐसे लेन देन और सहूलतों के हसूल के लिए जुबान से वाकिफियत जरूरी थी। थाईलैंड में दुनिया भर से अंग्रेजी बोलने वाले लाखों से आते हैं, लेकिन बैंकॉक में अंग्रेजी जानने वाले आम मकामियों की तादाद काबिल रहम हद तक कम थी। कंबोडिया में मुझे इससे बदतर हाल नजर आने की तवक्का थी। जब जुबान ही एक दूसरे की समझ में ना आए तो रोजमर्रा गुजारा मुश्किल हो जाता है। ऐसे मुल्क में किसी से गैर कानूनी सफर के बारे में मामलात तय करना मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी साबित हो सकता था। बेहतर यही था कि हम जैसे तैसे थाईलैंड से निकल जाते और कंबोडिया में कहीं टिक कर जलाल के भेजे जाने वाले नए पासपोर्टों का इंतजार करते। इन पर बैंकॉक में दाखिले की मोहरों की जरूरत बाकी नहीं रह गई थी। इन पर हमारे कंबोडिया में दाखिल होने का इंदराज होता तो हम इन पासपोर्टों पर नए नामों के साथ नहायत इत्मीनान से किसी और मंजिल की तरफ रवाना हो सकते थे। डान या गैरी के फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो सकता था कि हम बैंकॉक से कहां गायब हो गए थे। इस मौजू पर मुसलसल सोचते रहने का नतीजा यह निकला कि चंद बारीकियां मेरे जहन में वाज़ेह हो गईं, जो बदले हुए हालात में कलीदी अहमियत इख्तियार कर गई थी।
नए नामों से हमारे लिए पासपोर्ट और वीज़ा के हसूल के लिए जलाल की हदायत पर जो कुछ हो रहा था, इसका मकसद ये था कि हम बैंकॉक से किसी बैनुल अक़वामी परवाज़ के जरिए किसी दूर दराज मकाम के लिए रवाना हो सके। इस प्लान में कंबोडिया जैसे गैर मारूफ मुल्क का सिरे से कोई जिक्र नहीं था। जलाल से आखिरी बार मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने उसे ये बता दिया था कि मैं हर कीमत पर बैंकॉक से निकल भागने पर तुला हुआ था। इसने मेरी अगली मंजिल के बारे में जानना चाहा तो मैं उसे कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि इस वक्त तक मुझे खुद भी इल्म नहीं था कि चाउफान मुझे किधर का रुख करने का मशवरा देगा। जलाल को यह मालूम होना बहुत ज़रूरी था कि ताख़ीर होने की सूरत में हमें थाईलैंड के वीज़ा की ज़रूरत रही थी, न बैंकॉक में दाखिले की मोहरों की ज़रूरत थी। इन लवाज़म की तकमील कंबोडिया के हवाले से होनी थी। जब तक हमारे पास कंबोडिया में दाखिल होने का जायज़ और कानूनी सबूत न होता, हम वहाँ से आसानी से निकल नहीं सकते थे। वक्त गुजरने के साथ वो मसला इतनी शिद्दत के साथ मेरे जहन पर सवार होता चला गया कि मैंने बेचैन होकर जलाल का फ़ोन नंबर मिला लिया। वो इस वक्त दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था। एयरपोर्ट पर तुम क्या कर रहे हो? जलाल की ज़ुबान से वो खबर सुनते ही मैंने बेसाख्ता सवाल किया। 1 घंटे बाद मैं कराची रवाना हो रहा हूँ। ये बताओ कि तुमने मुझे किस सिलसिले में फ़ोन किया है? उसने मुस्तरिबाना लहजे में कहा। कराची। मैंने चौंक कर थुराया। क्या तुम्हारी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई? कल कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है। मैं अपने मुआवन को यहाँ छोड़कर वापस जा रहा हूँ। मेरे लिए तुम चारों का मामला ज़्यादा अहम है। इसमें गड़बड़ हुई तो हमें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसकी आवाज़ से बेचैनी मुतरश्शे हो रही थी। मैं तुम्हारा ममनून हूँ, मैंने तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा। तुमने मामलात का सही अंदाज़ा लगाया है। यहाँ के हालात पल पल रंग बदल रहे हैं। हम दोनों अपने पासपोर्टों से महरूम हो चुके हैं। हम किसी न किसी तरह कल रात यहाँ से निकल जाएंगे। उसने इसरारी अंदाज में मेरी बात काट दी। किसी तरह 2 दिन और गुजार लो। मैं तुम लोगों के मुकम्मल पासपोर्ट वगैरह लेकर खुद बैंकॉक आऊँगा। इसके बाद मैं तुम्हें एक पल भी नहीं रोकूंगा। मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि तुम बहुत बुरे फंसे हुए हो। वो जुलत में तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं उम्र भर खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा। कुछ नहीं होगा, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मैंने नबातुल्ला खतरा मोल लेने का फैसला किया है। इसमें कामयाबी का 90% से ज़्यादा इम्कान है। कोई गड़बड़ होती है तो वो हमारे मुकद्दर की खराबी के सबब होगी। मुकद्दर को टालना मेरे और तुम्हारे बस से बाहर है। अब तक तुमने ये तो तय कर लिया होगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। कंबोडिया। हम रिश्वत देकर ज़मीनी रास्ते से वहाँ पहुँचेंगे, मैंने उसे बताया। अब बैंकॉक और थाईलैंड की कोई अहमियत नहीं रही। हमारे पासपोर्टों के मदरजात कुछ ऐसे होने चाहिए कि हम कंबोडिया से बिला रोक टोक निकल सकें। बहुत मुनासिब फैसला है, उसने बेसाख्ता लहजे में मेरी तायद की। बैंकॉक तुम्हारे बदतरीन दुश्मनों की आवाज़गाह बन चुका है। कंबोडिया में तुम्हें इन सब से निजात मिल जाएगी। हो सके तो मुझे अपने मंसूबे के कुछ खदोखाल बता दो। आखिरी फिक्रे पर उसके लहजे में आजिज़ी से मिटाई थी। मैं चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गया। वो आईबी का एक जिम्मेदार और बाखबर अफसर था। अगर वो फ़ोन पर कुछ जानने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा था तो उसे इस ख्वाहिश के मुज़मरात का भी अंदाज़ा होना चाहिए था। फ़ोन पर मेरी कही हुई बातें किसी और के कानों में पड़ जाती तो मैं बहुत मखदूश हालात का शिकार हो सकता था। फिर मुझे याद आया कि जब मैंने अपने मोती महल के दाखिले के सिलसिले में फ़ोन पर क्रॉस टॉक सुनने का अफसाना तराशते हुए बैंकॉक के फ़ोन सिस्टम पर अपने अदम एतमाद का इजहार किया तो डॉन ने पूरे एतमाद से सिस्टम की वकालत की थी। वैसे भी मैंने बैंकॉक आने के बाद किसी अहम बात के लिए लैंडलाइन इस्तेमाल की थी और ना CSD सामान से निकालने की नौबत आई थी। सारे अहम और खुफिया राब्तों के लिए 2 मोबाइल फ़ोन मेरे इस्तेमाल में रहे थे। मुझे अंदाज़ा था कि मोहतात रहने के बावजूद मुझे इन पर बहुत कुछ कहना पड़ता था। इसके बावजूद मेरे क़याम के दौरान में इस हवाले से कोई मसला पैदा नहीं हुआ था जब तक ख़ास तौर पर कोशिश न की जाती मेरे मोबाइल फ़ोन्स पर होने वाली गुफ्तगू कोई गैर मुतल्लिक आदमी सुन नहीं सकता था। दूसरा और अहम तरीन नुकता यह था कि डॉन और चाउफान को मेरे इस फ़ोन का सिरे से कोई इल्म नहीं था जो मुझे अव्वल खान ने दिया था। मेरे सारे बैरून मुल्क राब्ते इसी फ़ोन पर होते थे। इन दोनों को सिर्फ इस मकामी मोबाइल फ़ोन का इल्म था जो मैंने बैंकॉक में लिया था। डॉन मेरी सरगर्मियों से बाखबर रहने के लिए किसी को मेरे पीछे लगाता तो उसकी सारी तवज्जो उसी फ़ोन नंबर पर मरकूज रहती जिस पर मैं डॉन और चाउफान से बात करता था। मेरे चंद लम्हों की खामोशी से जलाल ने मेरी उलझन भांप ली और मेरे लब खुशा होने से पहले मुस्तरिबाना लहजे में बोला, फिक्र न करो, मोबाइल फ़ोन महफूज है, हमारी गुफ्तगू कोई नहीं सुन सकेगा। किसी ने सुन भी ली तो उर्दू इसके पल्ले नहीं पड़ेगी। इसका तबसरा सुनते ही मैंने उसे इशारों के नायों में अपने पूरे मंसूबे से आगाह कर दिया। मैंने चाउफान के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना मुनासिब नहीं समझा। मेरी ज़ुबान से ऐसे कलमात सुनते ही वो मुसर हो जाता कि मैं कोई खतरा मोल लेने के बजाय इसकी तरफ से आने वाले पैकेट का इंतज़ार कर लूँ। मुझे उसके खुलूस के बारे में कभी कोई शुबा नहीं रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी कि उसने हमारी परेशानी का इदराक करते हुए दुबई की कॉन्फ्रेंस से कबल अज़ वक्त वापस लौटने का फैसला कर लिया था और बज़ाते खुद हमारे पासपोर्ट बैंकॉक लाने पर तुल गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सका कि किसी वक्त तुम्हें कंबोडिया जाना पड़ेगा। उसने मेरी रुदात सुनकर पुरतशवीश आवाज़ में कहा,
तुम्हारे पुराने पासपोर्ट पर कंबोडिया का इंद्राज था, न अब ये मुल्क शामिल है। मैं कराची पहुंचती कोई बंदोबस्त करता हूँ। आसार बता रहे हैं कि अब मुझे बैंकॉक के बजाय कंबोडिया में तुमसे मिलना होगा। अभी मुझे खुद अंदाजा नहीं कि हम किस शहर में टिकेंगे। मैंने तफक्कुर आमेज लहजे में जवाब दिया। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यहाँ से निकलकर कंबोडिया में दाखिल होना है। यह मरहला तय होते ही मैं तुमको ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह कर दूंगा। यह ख्याल रखना कि शहर बड़ा हो और वहाँ से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें रोज़ाना निकलती हों। उसने पुरखुलूस लहजा में मशवरा दिया। मुझे तुम्हारी मजबूरियों और जिम्मेदारियों का अंदाज़ा है। मैंने कहा, पासपोर्टों के इंदराजात दुरुस्त हों तो तुम्हें कंबोडिया आने की जरूरत नहीं है। तुम अपने किसी भी काबिल एतमाद आदमी के हाथ हमारा पैकेट भेज सकते हो। उसने मेरी बात दरमियान से काट दी। तुम इन तफक्कुरात को अपने जहन से झटक दो। मैंने अपने जहन में एक खाका बना लिया है। दुआ करो कि मैं अपनी कोशिशों में कामयाब रहूं। तुमसे बस इतनी गुजारिश है कि अब अपना नाम मंजर-ए-आम पर ना आने देना। मुझे तुम्हारी हदायत अच्छी तरह याद है। राजन से आखिरी मुकाबले में मैंने बीम का जरूर इस्तेमाल की, मगर इसकी निशानियां इस तरह मिटाई कि अब तक कहीं से इसका जिक्र सुनने में नहीं आया। मैंने उसकी ताकीद का बुरा बनाए बगैर जवाब दिया। मेरी कोशिश होगी कि आइंदा ऐसी कोई नौबत भी ना आने पाए, मगर मजबूरी इंसान को बेबस कर देती है। मेरे इत्मीनान के लिए इतना काफ़ी है कि मेरा मशवरा तुम्हारे जहन में जा गुज़री है। तुमने सरसरी अंदाज में से फरामोश नहीं किया। मैं यहाँ से अब किसी से राब्ता नहीं करूँगा। तुमसे बात करनी जरूरी थी। ये तो बताओ कि अव्वल खान का क्या हाल है? वो क्या कर रहा है? मेहनती आदमी कहीं भी हो अपना वजूद मनवा लेता है। जलाल की आवाज़ से खुशी का इजहार हो रहा था। उसने अपनी बात जारी रखी। मेरा अंदाजा है कि अमेरिकी कैंप का दबाव खत्म करने के लिए उसे कराची से गवादर भेजा गया था। उसने वहां अपने लिए काम तलाश कर लिया। बाकी कसर तुम्हारी टिप ने पूरी कर दी। मेरी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक उसने 3 आदमी धर लिए हैं। इनमें एक मकामी और 2 भारतीय हैं। क्या ये गैर मामूली पेशरफ्त नहीं है? मैंने उसकी गुफ्तगू में वक्फा आते ही तहय्युर ज़दा लहजे में सवाल किया। ये उसकी इंतहाई गैर मामूली कामयाबी है। इससे ज़्यादा हैरान कुन हकीकत यह है कि जिंदा बचने वाले भारतीय ने बहुत तेज़ी से सब कुछ उगल दिया है। ये कैसे हुआ? क्या इनमें से कोई मारा भी गया है? मेरी हैरत में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा था। तीनों कुछ मुजाहमत के बाद जिंदा पकड़ लिए गए। तुम्हारा अव्वल खान मुल्क के दुश्मनों के लिए बहुत सफाक आदमी है। रूटीन की बाज़पुरस में नाकामी के बाद उसने 2 के सामने एक भारतीय एजेंट को गंधक के तेजाब से नहला दिया। रंग साजों के ब्रश से उसके पूरे बदन पर धीरे धीरे तेजाब फेरा गया और वो बलबला उठा। उसकी कर्मनाक मौत देखकर दोनों ने टेप रिकॉर्डर की तरह बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारी दी हुई खबर 100% दुरुस्त थी। बैंकॉक से 3 की टोली वहां पहुंची थी। इनके सरगना को राजन मुंबई से अपने साथ लाया था। शायद वही राह का असल एजेंट था जिसकी तलाश जारी है। बाकी दोनों बदमाश इसके मददगार थे। एक मर गया, दूसरा अव्वल खान का कैदी है। वो तफसील सुनकर मेरे जहन में सवालात का एक तूफान सा उठा। मेरी दानिश में वो बहुत बड़ा वाक़या था। इस बारे में मुकम्मल मालूमात अव्वल खान ही फराहम कर सकता था। वो जलाल से ज्यादा जिरा करने का महल नहीं था। मैंने कहा, इसने पंजाब जाने वाली दूसरी पार्टी के बारे में भी कुछ बताया होगा? हाँ, अभी इतनी खबर मिली है कि इनकी तादाद 4 है। इनके लिए चूहेदान तैयार किया जा चुका है। वो अपने कैदी को छुड़ाने के लिए जूं ही नमदार हों कि भारी सादा पोश नफरी इन्हें घेर लेगी। मुझे खुशी हो रही है कि मैंने यहाँ बैठकर अपना वक्त बर्बाद नहीं किया, कि अपने मुल्क के लिए कुछ न कुछ करता रहा हूँ। काश मैं जल्द से जल्द वहाँ आ सकूँ। जलाल की तरफ से फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं आया। मेरे बेसाख्ता कलमात से शायद उसे ज़हनी झटका लगा था।